Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास बात यह है ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। कैसे? तो देखो डेली बेसिस पर इस वीडियो पर हम लोग बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी कवर करते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया जाता है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हो जो कि आप लोगों को मेंस में हेल्प करेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है ये सब होने के बावजूद भी इसी वीडियो के अंदर आपको वन वर्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, मतलब कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आपको ये वन वर्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो करना क्या है, वीडियो को अच्छे से सुनना, लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। देखो ये क्वेश्चन लगाने का मेन पर्पज यही है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो और इनको सॉल्व करो। ना अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आपको कल वाले आंसर्स बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को करा गया है रिलीज, और इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, तो वह है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाल ही में एक व्यक्ति हैं, एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं जिनको इसरो का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया का जो मेडन स्पेस मिशन गगनयान है इसको हम लोग कब तक लॉन्च करेंगे, तो वह 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट है ये कौन से दो राज्यों के बीच में है, वो है कर्नाटका और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो नाटो रशिया काउंसिल है इसने कौन सी बॉडी को रिप्लेस किया है, तो उस बॉडी का नाम है परमानेंट जॉइंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है नीट 3.0 को। ना क्वेश्चन ये था कि आखिरकार नीट 3.0 की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों ने सभी आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने डिस्कशन को। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं आपको वही बात बोलना चाहूँगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाता है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना टेलीग्राम से, और जब भी आप लोग को टाइम मिले इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल कर अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। अब ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। यहाँ पर कल भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था, जहाँ पर हम लोगों ने मैरिटल रेप के बारे में चर्चा की थी। तो आखिरकार ये मैरिटल रेप क्या है हम लोग समझेंगे, इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं इस रेप के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ आज के टाइम पर मैरिटल रेप को लेकर इतना बवाल क्यों चल रहा है इसको हम लोग समझेंगे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन नहीं देखते हैं, इसी वजह से इस आर्टिकल को मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी इंक्लूड किया है। तो अभी चर्चा यह की जा रही है कि मैरिटल रेप को कर दिया जाएगा क्रिमिनलाइज, मतलब कि बोला जा रहा है कि इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए क्योंकि ये क्राइम है, ऐसा यहां पर बहुत सारे लोगों का कहना है। तो डिस्कशन करेंगे इस पे सरकार का क्या स्टैंड है, सारी बातें काफी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप लोग सिलेबस देखोगे तो जीएस पेपर 1 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वेमेन, इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन। तो इन सभी टॉपिक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब बात करेंगे ये न्यूज़ में क्यों हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ पेटिशनर्स हैं जिन्होंने पेटिशन डाला है और पेटिशन डालते हुए कोर्ट के अंदर बोला
कि जो ये मैरिटल रेप है बेसिकली इसको कर दिया जाए क्रिमिनलाइज तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैरिटल रेप क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो शादी के बाद एक मैन जो हस्बैंड है वो फोर्सफुली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो विमेन है उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, ठीक है। तो फोर्सफुली यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं शादी के बाद उसको हम लोग मैरिटल रेप के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब शादी के बाद भी वेमेन का रेप होना या वेमेन की मर्जी नहीं है उसके अंदर तब उसके साथ फोर्सफुली करना, तो ये सारी बातें मैरिटल रेप के अंदर में आती है। तो बोला जाता है कि मैरिटल रेप आज के टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को एक लीगैलिटी मिली हुई है, इसके खिलाफ कोई भी ऐसे प्रोविजन देखने को मिलेंगे नहीं। तो खिलाफ में हमें कुछ प्रोविजंस लेकर आना है और इसको क्राइम घोषित करना है, ये क्राइम होगा और इससे यहां पर जो भी व्यक्ति करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा यहां पर पिटीशन डाला गया दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। अभी सरकार ने रिस्पॉन्स में क्या बोला है मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने न्यूज को समझा है एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, क्या क्या इशू चल रहा है पूरे हमारे देश भर में। अब यहां पर आती है एक इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले इस मैरिटल रेप का बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्या हो सकता है। देखो मैरिटल रेप का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, शादी के बाद यहां पर जो रेप हो रहा है उसको हम लोग मैरिटल रेप कहते हैं, क्लियर हुआ। लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि हो क्या रहा है, अब फेमिनिज्म भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो फेमिनिज्म का सेकेंड वेव हम लोगों ने 70s के अंदर देखा, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत सारे देश ने क्या किया, मैरिटल रेप को क्राइम घोषित किया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि यहां पर कुछ लॉज लेकर आई हैं कि अगर मैरिटल रेप होगा शादी के बाद, यहां पर कोई ऐसी जबरदस्ती या फिर कुछ इस प्रकार का रेप देखने को मिलता है तो वो एक क्राइम होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज इसके खिलाफ में प्रोविजंस लेकर आई हैं, लेकिन क्या इंडिया लेकर आया है, तो इंडिया यहां पर नहीं है। देख पाओगे यहां पर इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके पास कोई भी ऐसे लॉज नहीं हैं जो कि मैरिटल रेप को क्राइम करार दे या फिर मैरिटल रेप को टैकल करें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैरिटल रेप मैंने आप लोग को समझा दिया एग्जैक्टली। और इसके अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि कोई रेप अगर हो रहा है तो वहां पर जो फीमेल है उसकी जो एज है वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 15 से कम है एज तो डेफिनेटली वो यहाँ पर क्राइम ही कहलाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर 15 से 49 की एज के बीच में अगर किसी भी वेमेन को फोर्सफुली यहाँ पर एक तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है तो एग्जैक्टली वो मैरिटल रेप ही कहलाएगा। और मैरिटल रेप मैंने आपको बताया शादी के बाद यहाँ पर ये देखने को मिलता है, क्लियर हुआ। और ये मैंने आपको बता दिया बहुत सारे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में लॉज बनाए हैं, लेकिन अभी इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ देखने को नहीं मिलेगा जो कि मैरिटल रेप को टैकल करे। अब एक क्वेश्चन आता है मैरिटल रेप को कहां पर लीगैलिटी मिलती है। तो देखो मैरिटल रेप को लीगैलिटी कहां पे मिलती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है इंडियन पिनल कोड, जिसको हम लोग आईपीसी बोलते हैं। इंडियन पिनल कोड के अंदर सारा धाराएं मेंशन है, ठीक है, जो भी धारा मेंशन है और प्लस सजा कैसे देनी है वो सारा जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडियन पिनल कोड की बात करें तो इसके अंदर सेक्शन 35 आता है। सेक्शन 35 बात करता है मैरिटल रेप एक्सेप्शन को, यही लीगैलिटी मिल जाती है। मतलब कि सेक्शन 35 के अंदर सब कुछ कवर किया गया, लेकिन होता क्या है इस मैरिटल रेप को कवर नहीं किया गया है। मैरिटल रेप को यहां पर एक तरीके से लीगैलिटी मिली हुई है, आप कह सकते हो लीगल है, ये कोई ज्यादा यहां पर इसको लेकर कोई प्रोविजंस है नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मैरिटल रेप करता है, ठीक है, शादी के बाद इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स देखने को मिलता है, तो उसके अंदर आप कह सकते हो यहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और वो सारी चीजें यहां पर एक्सेप्शन के अंदर मेंशन करी गई हैं अंडर द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अब दिक्कत यह है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा मैरिटल रेप का सिस्टम देखने को मिलेगा, इसके एक्सेप्शन की वजह से क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है कि मैरिटल प्रॉब्लम, ये जो रेप है कहाँ तक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैरिटल रेप की वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आती है, ये वेमेन के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट में है। विमेन के पास जो फंडामेंटल राइट्स, देखो चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो, हम सभी के पास, जब हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारा संविधान हम लोग को हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको पता है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये सारे हम लोग को अपने पास फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। लेकिन होगा क्या, जब इस प्रकार की चीजें नजर आएंगी, इस प्रकार से फोर्सफुली कुछ काम किया जाएगा, मैरिटल रेप देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। वेमेन को अपने पूरे प्रॉपरली राइट्स मिल नहीं रहे हैं। अब आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वीडियो को पॉज करो, इसको देखो, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
जल्दी से पॉज करो और यहाँ पे बताओ फंडामेंटल राइट्स की है, यहाँ पे बताए गए 7 फंडामेंटल राइट है, बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, और इसका जो आंसर है मैंने आप लोगों को आगे प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन इसको मत देखना और फटाफट अपने आप यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करना। ये आपने पहला इशू देखा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो वेमेन के राइट्स हैं वो एक तरीके से वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? डिसमिसल स्टेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है, बोला यह जाता है कि बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो वेमेन के अगेंस्ट में हो रहे हैं। अब होता क्या है कि इन क्राइम्स की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। अब इन क्राइम्स की प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर अब कह सकते हो कि इसी की वजह से क्या है, लोगों के पास लो लीगल अवेयरनेस है, मतलब लोगों के पास पूरी लॉ की, कानून की नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर ये अपना मुद्दा बाहर उठा नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो जुडिशियल सिस्टम तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारे रीजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो हमारा एनसीआरबी का डेटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये भी यहाँ पर सारे क्राइम को लेकर डेटा पब्लिश करता है। तो आज के टाइम पर एनसीआरबी के अंदर जो मेथड ऑफ कलेक्शन है वो इनएक्यूरेट है, सटीक मेथड है ही नहीं। यहां पर भी डेटा बिल्कुल कलेक्ट हो रहा है, तुम्हारे पास प्रॉपरली डेटा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्राइम ज्यादा हुआ है, तुम्हारे पास कम मात्रा में डेटा निकल कर आ रहा है, इस प्रकार की चीजें नजर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आप लोग ये भी देख पाओगे कोर्ट के अंदर जो पूरा का पूरा सेटलमेंट होता है उसके अंदर एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस चीज़ के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरा इशू ये देखने को मिलेगा। तो मैरिटल रेप में दो बड़ी दिक्कतें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी काफ़ी अच्छे से। पहली तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या है, जो वुमेन के बेसिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम का प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा नहीं। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि सरकार ने अपना स्टैंड क्या दिया है कि जब सरकार से क्वेश्चन पूछा गया कि मैरिटल रेप को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा, सरकार से बोला गया, सरकार ने अपने रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, सरकार ने बोला डीएस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि अगर हम लोग इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो इससे जो मैरिज का मकसद है, यानी जो ये शादी है, पूरी शादी की प्रथा यहां पर एक तरीके से वो खतरे में पड़ जाएगी। ये यहां पर सरकार बोलती है। अब ये क्यों बोलती है सरकार, आपको दूसरे पॉइंट में समझ में आएगा। सरकार ने यहां पर ये बोला कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस मैरिटल रेप को यहां पर अगर क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, इसका मिसयूज काफी बढ़ जाएगा। जैसा आज के टाइम पर सेक्शन 498A का मिसयूज काफी बढ़ चुका है। सेक्शन 498 में यहाँ पर इस सेक्शन का इस्तेमाल करके वेमेन यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी मिसयूज़ कर चुकी है इस सेक्शन का। ये सेक्शन बेसिकली बात करता है डॉरी को लेकर, मतलब कि दहेज प्रथा को लेकर, कि यहाँ पर कोई अगर वेमेन को दहेज की वजह से यहाँ पर उसको हैरेस कर रहा है, वेमेन को मार दिया जाता है, तो यहाँ पर ये सेक्शन 498 यहाँ पर वर्क करता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में। तो सरकार ने बोला हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स ये बताती है कि सेक्शन 498 का मिसयूज़ दबा कर हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मतलब वेमेन यहाँ पर इसका फालतू में यहाँ पर मिसयूज किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं वेमेन के साथ। तो इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं अगर हम लोग इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे। तो अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका भी मिसयूज बढ़ जाएगा, और मिसयूज बढ़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा आसान टूल बन जाएगा वेमेन्स के लिए, किसको हैरेस करने के लिए, हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए। ये यहाँ पर सरकार का स्टैंड निकल कर आया है। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। अगर मैरिटल रेप पर कुछ भी लिखने को आता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स में कोई सेक्शन वार के बारे में पूछा जाता है तो आपको मैंने सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया है, और कैसे आप लोग आंसर लिख सकते हो वो भी आपको पता चल गया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सरकार का क्या स्टैंड है। ये सारी मैंने आप सबको चीज़ें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मीटियोराइट के बारे में। एक मीटियोराइट है ALH 84001। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये मीटियोराइट एग्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, न्यूज़ में काफ़ी तेजी से कवर किया गया है। मीटियोराइट, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। पहले तो आप लोग देख पाओगे ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर इसको मैं चेंज करना भूल गया हूं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिंपली, तो यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना। प्लस उसके बाद आपका जीएस पेपर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेबस रटा पड़ा है तो इस प्रकार से आप लोग अपनी चीज़ों को आराम से लिंक कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड चर्चा में क्यों है, सॉरी मीटियोराइट ये चर्चा में क्यों है, तो हुआ क्या है, हाल ही में एक नई स्टडी पब्लिश करी गई है जर्नल साइंस के अंदर, और इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि एक मीटियोराइट है, मीटियोराइट क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। उसका नाम है ALH 84001। इस मीटियोराइट के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिला है जो कि अर्थ पर, पृथ्वी पर यहाँ पर ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी प्रकार का ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस मीटियोराइट के अंदर देखने को मिला है।
अब खास बात यह है, जो ये मीटियोराइट है ये कैसे आया। देखो, ये पृथ्वी पर लैंड किया था मार्स से, ठीक है, जो मार्स प्लैनेट है हमारा, वहां से ये मीटियोराइट आया है 1984 में। और यहाँ पे बोला जा रहा है इस मीटियोराइट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर ये हम लोग को बता सकता है कि वाकई में जो मार्स है, जिसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, वहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है या नहीं, मतलब वहाँ पर जीवन है या नहीं, लोग वहाँ पर रह सकते हैं या नहीं, इसको लेकर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाले टाइम पर हम लोग को पता चलने वाली है। पहले तो मैं आप लोगों का कुछ बेसिक क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पर देखो मीटियोरॉइड, यहाँ पर आपको स्पेलिंग देखनी है। एक होता है रॉइड, एक होता है मीटियोर और एक होता है राइट। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक मीटियोराइट है ना, लास्ट में RITE है। और इसके बारे में काफ़ी बार मैं समझा चुका हूँ। इनफैक्ट यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, मैंने आपके साथ ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ ये देख पाओगे, देखो एक कंकड़ का टुकड़ा है, इसको आप लोग एक कंकड़ का टुकड़ा कह सकते हो या फिर एक रॉकी पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है। एक रॉकी सब्सटेंस, एक रॉकी पार्टिकल है। जब ये अंतरिक्ष में होगा, जब ये स्पेस के अंदर ये टुकड़ा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये मीटियोरॉइड कहलाएगा। देखो ये एक ही चीज़ है, क्या होता है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है और पोजीशन चेंज होने के हिसाब से इसके नाम भी बदलते रहते हैं। जब ये अंतरिक्ष में रहेगा तो इसको हम लोग मीटियोरॉइड बोलते हैं। जब ये नीचे गिरना चालू करेगा और हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाएगा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ये एंटर किया, जैसे इसने एंटर किया इसका नाम बदल जाएगा, तब ये मीटियोर कहलाता है। फिर ये गिरना चालू होगा, फिर पृथ्वी पर जब ये गिर जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा, तो हम लोग इसको मीटियोराइट बोलते हैं। तो मतलब कि चीज़ तो एक ही है। अब क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन चेंज होने के बाद यहाँ पर इसका नाम भी बदलता हुआ जा रहा है। तो अर्थ पर जब ये लैंड हो चुका है पूरी तरह से, तो उसको मीटियोराइट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो ये स्पेस से आया, एग्जैक्टली बोला जा रहा है ये मार्स से यहाँ पर आया था और मार्स से पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर ये लैंड किया 1984 के आसपास। और अभी यहाँ पर इसके ऊपर लगातार रिसर्चेस जारी हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक अनबायोलॉजिकल रिएक्शन देखने को मिला है, जो कि अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ये मैंने आप लोग को एग्जैक्टली चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस प्रकार से आपको ये मीटियोराइट देखने को मिलेगा। ये एक टुकड़ा जो कि हम लोग को मिला है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पे बात करें, इसका जो नाम है क्या, ALH यहाँ पर कैसे रखा गया? इसका नाम है एलन हिल्स 84001। इसको कहाँ पे खोजा गया था? दिसंबर 1984 में वेस्टर्न आइसफील्ड ऑफ एलन हिल्स, एंटार्क्टिका में, ठीक है, एंटार्क्टिका में यहाँ पर इसको खोजा गया था। जब आप लोग एंटार्क्टिका को देखोगे तो जो अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी का जो साउथ पोल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ये एंटार्क्टिका वाला रीजन देखने को मिलेगा नीचे की साइड, जैसा आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। ये एंटार्क्टिका वाला रीजन हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पर ये एलन हिल्स वाला रीजन ये देखने को मिलेगा। इस वाले पोर्शन पर इसको पाया गया है, ध्यान से देखना इसके बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको कब खोजा गया? जब यूएस की एक टीम थी, वो एक्सपीडिशन कर रही थी, वहाँ पर खोज रहे थे, कुछ और भी चीज़ें खोजी गई, उसमें से एक ये ऐसा रॉक मिला जो कि अनयूजुअल था, ठीक है। इसको कलेक्ट किया गया क्योंकि इसका कुछ शेप वगैरह कुछ अलग था। राउंड कलर का शेप आपको देखने को मिलेगा, जैसे आलू होता है ना, एक बड़े पोटैटो साइज का यहाँ पर इसका शेप था। 6 इंचेस का यहाँ पर ये साइज देखने को मिला, जैसा आप ये देख पाओगे, एक पोटैटो की तरह है ना, तो उसी प्रकार का यहाँ पर शेप देखने को मिला। कुछ अजीब सा था, इसके ऊपर कुछ ब्लैक ग्लास का कवर किया गया था, ठीक है। तो तभी इसकी यूनिकनेस देखने के बाद यहाँ पर इसको उठाया गया, फिर उसके ऊपर रिसर्चेस करी जा रही हैं, और रिसर्चेस करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है कि ये मार्स से आया है। अब आप कहोगे कैसे बता दिया ये मार्स से आया है? क्योंकि 2021 के अंदर नासा का जो परसेवरेंस रोवर है, इसने यहाँ पर कुछ एक सैंपल कलेक्ट किया है मार्शियन रॉक मतलब ये मार्स पे से ही एक सैंपल कलेक्ट करके लाया है नासा, ठीक है। जब ये सैंपल कलेक्ट करके लेकर आए और इस सैंपल की रिसर्च करी, तो इस सैंपल के अंदर भी कुछ इस प्रकार की गैसेस पाई गई हैं, जो कि ये जो टुकड़ा ढूंढा गया है उसके अंदर भी पाई गई हैं। तो इसी वजह से रिलेट किया गया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मार्स के ये पत्थर गिरा है, ये जो पत्थर गिरा है बेसिकली मार्स का ही हो सकता है, और इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही गैसेस हैं, और ये गैसेस उसी से रिलेट होती हैं जो कि एक तरीके से नासा ने एक पत्थर जो कि यहाँ पर सैंपल को कलेक्ट किया था मार्स से, उसके अंदर जैसी चीज़ें हैं वैसी सिमिलर चीज़ें इसके अंदर है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बताया गया। आई होप आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर बोला गया कि कहीं ना कहीं ये जो मीटियोराइट है बेसिकली ये कहाँ से आया है? ये रेड प्लैनेट से आया है। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको बताया कि खास बात क्या है, स्टडी ने बताया कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यहाँ पर इंटरेक्शंस हैं बिटवीन वाटर एंड रॉक, मतलब कि पानी और रॉक, चट्टान, दोनों का एक इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एग्जैक्टली यही यहाँ पे हुआ है।
और इसी प्रकार का जो ये इंटरेक्शन है वो अर्थ पर होता है। तो यहाँ पे बताया गया कहीं ना कहीं अर्थ पर भी इसी प्रकार का इंटरेक्शन होता है। और ये जो रॉक है जिसके अंदर ये इंटरेक्शन देखा गया है, तो इससे पता ये चलता है कहीं ना कहीं मार्स के ऊपर भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं जो कि अर्थ के ऊपर है। तो यहाँ पर अभी जो साइंटिस्ट हैं वो लगे पड़े हैं इसके ऊपर और रिसर्च करने पर, और पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि बताएं कि हाँ इनफैक्ट मार्स के ऊपर जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो है, यहाँ पर इंसान रह सकता है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार की जो नॉन बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं ये देखी गई। और इसके बाद यहाँ पर अभी रिसर्चेस जारी, जैसे मैंने आपको बताया रिसर्चेस अभी भी जारी हैं, और ये हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर लाइफ का इवॉल्वमेंट हुआ है, कैसे यहाँ पर लाइफ इवॉल्व हुई है। प्लस ये हमारे लिए और भी फायदेमंद रहेगा। क्यों फायदेमंद क्यों रहेगा? साइंटिस्ट आज के टाइम पर पता है इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई है, हमारा जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे बना है, इस टुकड़े से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का काम ना और भी किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जो स्पेस एजेंसी है वो बहुत सारे मिशंस को लॉन्च कर रही हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एस्ट्रॉइड्स, इन्हीं एस्ट्रॉइड्स को कलेक्ट कर सकें, लेकर आएँ, उनके ऊपर रिसर्च करें। और आपको मालूम होगा इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन। ध्यान रखना, नासा का एक मिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसिरिस रेक्स मिशन। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। इसका मेन मकसद है ये बेनू एस्टेरॉइड पर जाएगा। अगेन यही एक रॉकी पार्टिकल है, बेनू एस्टेरॉइड पर जाएगा और बेनू एस्टेरॉइड से सैंपल को कलेक्ट करेगा और वापस लेकर आएगा। फिर उस सैंपल के ऊपर नासा रिसर्च करेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें पता लगाएगा। ये जो बेनू एस्टेरॉइड जो एक रॉकी पार्टिकल है अपने आप में बहुत पुराना है, एक एंशिएंट बहुत पुराना एस्टेरॉइड यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिसर्च और भी जगह पर चल रही हैं जो कि आज के टाइम पर इस वाले जो ALH 808401 पर कर रहे हैं हम लोग, उसी प्रकार की रिसर्च जो है और भी जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? मीटियोराइट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसको आप लोग थोड़ा सा जब लिखने के फॉर्म में लिखोगे तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के बारे में चर्चा की गई है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 1 से अगेन इसको रिलेट करोगे, वेमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेशंस ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉमिनेशन होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये नॉमिनेशन ओपन रहने वाला है 31 जनवरी 2022 तक। अब मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया, वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर कोई भी आर्टिकल आता है ना तो उसको ज़रूर पढ़ लिया करो डिटेल में, और क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस पूरे अवार्ड को शुरुआत या फिर इसको शुरू कब किया गया था? 1999 में इसको शुरू किया गया। ये बेसिकली एक हाईली सिविलियन ऑनर है जो कि वेमेन को प्रोवाइड किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नारी शक्ति पुरस्कार देते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे पर, और इंटरनेशनल वीमेंस डे को हम लोग 8 मार्च को हर साल मनाते हैं। अब जो ये नारी शक्ति पुरस्कार है इसके अंदर क्या दिया जाता है? इसके अंदर कैश प्राइज दिया जाता है, पैसे दिया जाते हैं लगभग 2 लाख रुपए, प्लस यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस को। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिन्होंने नारी को आगे डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ किया हो, तो उस व्यक्ति या फिर उस इंस्टीट्यूशन को ये नारी पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बताऊंगा। पहले तो आपको देखना यह है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया कि देखो ये जो पुरस्कार है ये नेशनल लेवल अवार्ड है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय लेवल का एक अवार्ड यह देखने को मिलेगा। ये किसी इंडिविजुअल को, ग्रुप को, NGO को, इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी दिया जा सकता है। लेकिन करना क्या होगा? उस इंडिविजुअल, ग्रुप या NGO को क्या करना होगा? अगर उसने यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया, अगर किसी विमेन को उसने एंकरेज किया है कि जो विमेन है वो डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर पार्टिसिपेट करे, विमेन आगे बढ़े, या फिर विमेन की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स दोनों के अंदर, या फिर जो विमेन को सुविधाएं प्रोवाइड करवाई हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, गाँव वाले एरियाज़ के अंदर, या फिर विमेन को एक तरीके से प्रमोट किया कि विमेन जो है नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स के अंदर आएँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएँ, ठीक है, उनको एंकरेज किया गया। या फिर जो एक तरीके से विमेन से उनके प्रति यहाँ पर सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन को लेकर काम किया गया है। अगर कोई व्यक्ति NGO या फिर कुछ इस प्रकार की जो बॉडीज अगर ये काम करती हैं विमेन की डेवलपमेंट के ऊपर, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है जो नारी पुरस्कार अवार्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब इस नारी पुरस्कार अवार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सरकार का कमिटमेंट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि सरकार यहाँ पर मेन फोकस रख रही है वेमेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। ठीक है, वेमेन की तरफ यहाँ पर फोकस रखा जा रहा है ताकि वेमेन को सोसाइटी के अंदर और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होगी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, हम लोग यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यंग इंडियंस को
ठीक है, ताकि वो लोग वेमेन का कंट्रीब्यूशन समझ सकें कि वेमेन ने आखिरकार कितना बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे नेशन के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इसको भी पहचाना जाए। साथ ही साथ हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको मालूम होगा हमने 17 गोल को सेट किया है कि 2030 तक हम लोग यहाँ पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। इसमें से जो गोल नंबर 5 है, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी को लेकर चर्चा करता है। ये आप देख पाओगे टोटल 17 गोल हैं। 17वां गोल यहाँ पर फिफ्थ पे है ना, फिफ्थ गोल यहाँ पे बात करता है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। तो हमारा मेन मकसद है हम लोग जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ें, जेंडर पैरिटी देखने को मिले, जितनी वीमेंस हैं, जितने मेंस हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इनके बीच में एक इक्वालिटी देखने को मिले, तो इसको भी हम लोग अचीव कर सकें। इसको लेकर भी यहाँ पर नारी पुरस्कार अवार्ड का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कौन कौन एलिजिबल है, किन किन को अवार्ड मिल सकता है। देखो गाइडलाइंस के अनुसार बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र लगभग 25 ईयर्स ऑफ एज आपको देखने को मिलेगी, या कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो कि यहाँ पर इसी फील्ड में काम कर रहा हो, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो पिछले 5 साल से लगातार वो इसी फील्ड के अंदर काम कर रहा है, तो वो सब एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और उनको भी यहाँ पर ये अवार्ड मिल सकता है। प्लस मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर ही अवार्ड दिया जाएगा, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में भी जान लो। मार्च 8 को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ये जो वुमेन्स डे है इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1911 में बाय क्लारा जेटकिन के थ्रू, जो कि एक जर्मन थी, तो इनके थ्रू यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1913 में क्या हुआ, इस सेलिब्रेशन को शिफ्ट करके 8 मार्च को कर दिया गया। तब से 8 मार्च को आज तक हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात की गई है कुछ एमएलएज है जिनको सस्पेंड किया गया था, तो सस्पेंशन ऑफ एमएलएज, साथ ही साथ यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ एमपीज, इनको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बताऊंगा, कुछ हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो भी समझाऊंगा, कुछ बेसिक चीज़ें भी कवर करेंगे, तो ताकि आपको जो है चीज़ें बहुत आसान से समझ में आ जाएँ। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर हमारे वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो 12 एमएलएज हैं, ठीक है, एमएलएज मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेट्स का जो स्टेट होती है, जो हमारी राज्य सरकार होती है, अभी चलो इसके ऊपर आएंगे अभी, ठीक है, अभी पहले हम लोग न्यूज़ समझते हैं, मैं आपको फिर उसके बाद बेसिक समझाऊंगा। तो हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है, जो 12 एमएलएज हैं फ्रॉम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ से 12 एमएलए को यहाँ पर क्या बोला गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बोला कि देखो हमें पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और हम असेंबली से, और ये बिल्कुल यहाँ पर असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व करते हुए बोला है कि बिल्कुल यहाँ पर आप 1 साल के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आपने 1 साल के लिए यहाँ पर इन एमएलएस को सस्पेंड किया है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। चलो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जब आप लोग यहाँ पर अपना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर आता है एक लेजिस्लेटिव, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, देन उसके बाद आपको जुडिशरी देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, जब आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखोगे, सरकार के ब्रांचेस क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखो बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बस ध्यान रखना। लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, जो कि यहाँ पर कानून को बनाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सरकार के जो इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो भी कानून है, ठीक है, कानून बनाने का काम या कानून में बदलाव करने का जो भी काम है, ठीक है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव के पास काम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर पार्लियामेंट आता है, ऑब्वियसली बात आपको पता होगा पार्लियामेंट के पास रोल है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, या आपको मालूम होगा स्टेट के अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर लेजिस्लेटर जो एक तरीके से विधायक होंगे, और जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, दोनों हाउस के, मतलब लोअर हाउस और यहाँ पर अपर हाउस, वही बात है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर सब लोग देखने को मिलेंगे। मतलब लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब आपने कानून बना दिया, अब कानून का काम आप कह सकते हो यहाँ पर बनने के बाद इसको पास करना भी होता है ना। अब पास करना होगा तो पास करने में आप देख पाओगे जो एग्जीक्यूटिव है या फिर इसको इंप्लीमेंट करने में आगे काम करेगा, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव हमारा काम करता है। इसके अंदर हमारी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रीमियर, चीफ मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, प्रेसिडेंट होंगे, तो ये सब का काम होता है इसको आगे पास कराना। जो भी कानून यहाँ से बने, ठीक है, लेजिस्लेटिव से बने, आगे एग्जीक्यूटिव में पास हुए, फिर उसके बाद जुडिशरी किस लिए होता है, तो जुडिशरी यहाँ पर बोलता है पनिशिंग लॉ ब्रेकर्स। मान लो जो भी कानून बनकर निकले,
इन कानून का अच्छे से पालन हो। अगर कोई यहाँ पर कानून को तोड़ता है तो यहाँ पर जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जुडिशरी यहाँ पर इसको पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करेगी। तो बेसिकली जो न्यायपालिका है इसका मेन काम होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेटर है, ठीक है, इनके बीच यहाँ पर संबंध को मेंटेन करके रखना। और ये एक तरीके से यहाँ पे बोलता है जो जुडिशरी है ये बेसिकली यहाँ पर मेन काम ये करता है कि कोई भी यहाँ पर लॉ वगैरह को तोड़ता है तो वो सब यहाँ पर जुडिशरी देखेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके कोर्ट्स आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्राइवी काउंसिल, आपको ये सब देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग कोर्ट्स के। क्लियर हुआ? ये मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या हमारा सरकार के ब्रांचेस देखने को मिलता है। इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर आज के टाइम पर हमारी पूरी गवर्नमेंट चलती है। अब जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट यानी सेंटर और स्टेट के बारे में, ठीक है, केंद्र सरकार के लेवल पर बात करें और राज्य सरकार के लेवल पर बात करें, तो आप कह सकते हो सेंटर के अंदर आपको पार्लियामेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होता है ना, पार्लियामेंट में एक होता है कौन, लोअर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, है ना, दूसरा होता है अपर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है, तीसरा प्रेसिडेंट होता है जिनके साइन करने के बाद चीज़ें आगे पास होती हैं, आप लोगों को ये भी मालूम होगा। उसी प्रकार से राज्यों के अंदर क्या होता है, राज्यों के अंदर आप देख पाओगे होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ऊपर है ना, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव असेंबली इसको लोअर हाउस बोलते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस है लोकसभा, उसी प्रकार से स्टेट के अंदर होता है एक लोअर हाउस, आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अपर हाउस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अपर हाउस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो राज्यों के अंदर क्या होता है, राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद हम लोग देख पाते हैं, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सारे राज्यों में आपको दोनों, ये एक तरीके से दोनों सभा नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब विधानसभा और विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सारे राज्यों में जो होता है वो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स के अंदर में होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट्स में नहीं होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कोई काउंसिल बनाना है या काउंसिल को हटाना है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर सिंपल वोटिंग के थ्रू काम कर सकती है, बट ये जरूर ध्यान रखना सारे स्टेट्स के अंदर आप इसको मत देखना, और आप लोगों को ये बताना है कि कितने स्टेट्स के अंदर, यहां पर आप बताओ आज के टाइम पर विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है, विधानसभा तो सभी स्टेट्स में है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कितने राज्यों में है, आप लोग इसके बारे में जरूर बताना। क्या आपके राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ? मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य में है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है वो कहलाता है एमएलए। जैसे पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो कहलाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर क्या कहलाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है वो कहलाता है एमएलसी, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हुआ? मैंने आपको बहुत बेसिक सा फंडा बताया ताकि आप लोग चीज़ों को आगे कनेक्ट कर पाओ। तो जो ये एमएलएज है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, और लेजिस्लेटिव असेंबली सभी राज्यों में देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में से 12 एमएलएज को कर दिया गया था सस्पेंड। क्लियर हुआ? अब इनको सस्पेंड किया गया और बोला गया कि ये मिसबिहेव कर रहे थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो डिस्क्लोजर ऑफ डेटा था, मतलब ओबीसी को लेकर कुछ डेटा डिस्क्लोज करने का मुद्दा था, तो उसके संबंध में इन्होंने अपना मिसबिहेव दिखाया, उसी की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये लोग इस मामले को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि आप सस्पेंड कर रहे हो तो आप रिमेनिंग पीरियड के लिए करो, कि मतलब चलो आपने सस्पेंड किया तो जो समय चल रहा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड चल रहा है, बैठक चल रही है, उस बैठक में आप लोग यहाँ पर आगे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। तो ये लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर इन एमएलएस का कहना है। फिर ये एमएलएस अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कि बिल्कुल आप 1 साल के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, 1 साल के लिए आप इन एमएलएस को सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1 साल के लिए अगर आप सस्पेंड करोगे तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो महाराष्ट्र असेंबली है, ठीक है, मैंने आपको बताया जो महाराष्ट्र की असेंबली है, अपनी खुद की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगा, इसका रूल 53 क्या बोलता है? रूल 53 बोलता है कि जो भी स्पीकर है इस असेंबली का, वो यहाँ पर किसी भी मेंबर को एक तरीके से आप कह सकते हो विड्रॉ करवा सकता है, किसी भी मेंबर को यहाँ पर सस्पेंड कर सकता है। अगर वो मेंबर अच्छे से काम नहीं करता है, फिर अपना कुछ यहाँ पर डिसऑर्डर दिखाता है, तो उस प्रकार से उसको इमीडिएटली उस असेंबली से विड्रॉ किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। लेकिन जो ये मेंबर है वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब हम लोग 1 साल तक इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये भी देखने को मिलेगा,
उस मेंबर को एक तरीके से और निकाला जा सकता है अगर वो मेंबर एब्सेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर जो मीटिंग है उसके अंदर यहाँ पर एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ये बताया गया जब आप मेंबर को सस्पेंड कर दोगे तो उसको आगे मीटिंग के अंदर अटेंड नहीं करना होगा उस मीटिंग को। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पर मेंबर एब्सेंट होता है तो वहाँ पर भी वो सीट वैकेंट हो जाती है, उसको भी भरा जाता है, वो मुद्दा अलग है। बस अभी आपको यहाँ पर इतना समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो स्पीकर है वो किसी भी एक तरीके से जो भी यहाँ पर एमएलए है उसको विदड्रॉ करवा सकता है। अब जो महाराष्ट्र असेंबली के आर्गूमेंट्स है वो आर्गूमेंट क्या है? महाराष्ट्र असेंबली ने बोला जो आर्टिकल 212 है, ठीक है, अब जो आर्टिकल 212 है तो ये बोलता है कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के पास हक नहीं है कि वो यहाँ पर क्या करें, इंक्वायर करें इन लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर कोर्ट के ऊपर मामला डाल देते हैं। तो कुछ आर्गुमेंट्स बताए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा तो यहाँ पर महाराष्ट्र असेंबली बोलती है कि कोर्ट के पास आपके कोई भी ऐसा प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा, कोर्ट के पास कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जो हमारे मामले में यहाँ पर बातचीत करे। फिलहाल उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है तो मैं आपको यही बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्गुमेंट्स रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यहाँ पर अगर इस प्रकार का काम होता है, अगर आप लोग किसी भी एमएलए को सस्पेंड करते हो 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके साथ बताया गया कि देखो हमारे संविधानिक के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है जो आर्टिकल 190 सब क्लॉज, आर्टिकल 190 क्लॉज 4 है हमारे संविधान का, ये बोलता है कि आप if for a period of 60 days a member of house of the legislature of a state is without permission of the house absent from all meetings therefore the house may declare his seat vacant। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक यहाँ पर गायब है बिना किसी परमिशन के और अपनी यहाँ पर आप कह सकते हो जो असेंबली उसमें 60 दिन तक गायब हो गया, वो कोई भी मीटिंग उसने अटेंड नहीं करी, तो उसका सीट वैकेंट रहेगा। तो एक्जैक्टली यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मामला 60 दिन तक रहे, हद से यहाँ पर जो पीरियड चल रहा है, जो यहाँ पर बैठक चल रही है, जो बैठक चल रही है करंट सिचुएशन की, उसी बैठक तक उसको यहाँ पर सस्पेंड किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल तक सस्पेंड करो, तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पर मुद्दा चल रहा है, ठीक है। अब ये मुद्दा आप लोगों ने समझा कि एग्जैक्टली क्या बोला गया, एग्जैक्टली यहाँ पर फिर उसके बाद कुछ और अलग कहानी बताई गई है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन बाई इलेक्शन के बारे में चर्चा की गई है। बाई इलेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की जो वैकेंसी है वो खाली रहती है, ठीक है, अब उस वैकेंसी को फुलफिल करना होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी इसके अंदर देखने को मिलेगी। मैंने अलग से पोर्शन ऐड किया हुआ है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रही बात कोर्ट के मुद्दे की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी मतलब हाउस के अंदर कोई भी इंटरवेंशन क्रिएट होता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली आके यहाँ पर उस मुद्दे को देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी यहाँ पर हाउस के प्रोसीडिंग्स को इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा ना महाराष्ट्र असेंबली यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र असेंबली ने बोला ना कि जो कोर्ट्स का है, कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जो कोर्ट्स हैं डू नॉट हैव जुरिसडिक्शन, कोर्ट्स के पास यहाँ पर जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो यहाँ पर लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के अंदर अपनी इंक्वायरी करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है बिल्कुल यहाँ पर है, जो कोर्ट्स हैं उनके पास यहाँ पर जुडिशरी है, बेसिकली उनके पास पावर्स हैं, जुडिशरी यहाँ पर इंटरवीन कर सकती है हाउस की प्रोसीडिंग्स में। तो ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बिल्कुल अगर हाउस के थ्रू कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आएगा इसमें, और जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक्ट करेगी, जैसा अभी किया गया है कि 1 साल के लिए यहाँ पर किसी भी एमएलए को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको समझा दिया बहुत सिंपल शब्दों में। मैंने आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं, प्लस क्या मुद्दा चल रहा है वो भी बता दिया है। तो अभी हम लोगों ने एमएलएस के बारे में डिस्कशन किया था। अब जब बात करते हैं एमपीज़ की, तो ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे होता है? ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, वो आपको देखने को मिलते हैं। होता क्या है, हम लोग एमपीज़ को भी सस्पेंड करते हैं। आपको मालूम होगा रिसेंटली राज्यसभा के एमपीज़ को सस्पेंड किया गया था, तो एमपीज़ को भी सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यह है कि अगर लोकसभा के एमपी को सस्पेंड किया गया है तो आप लोग एमपी को सस्पेंड कर सकते हो। उसके बारे में कहाँ पर मेंशन्ड है, तो लोकसभा के अंदर कुछ रूल्स हैं, रूल 373, 374 और 374A। इसके अगेंस्ट यहाँ पर इस प्रोविजंस में सारे इस रूल्स के अंदर मेंशन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट करता है, ठीक है, उसकी हरकतें सही नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको लोकसभा से भी सस्पेंड किया जा सकता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर जो एमपीज होते हैं उनको सस्पेंड करने के लिए रूल 255 और रूल 256 के अंदर चीज़ें मेंशन करी गई हैं, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। और एग्जैक्टली ये रूल्स भी यही बोलते हैं कि क्या है कि भाई आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सस्पेंशन है, वो जो सेशन चल रहा है उसी सेशन के अंदर आप सस्पेंशन रख सकते हो। ऐसा नहीं आप 1 साल के लिए जितने भी सेशन आएंगे अब आने वाले टाइम पर, जो दूसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक होगी, सब में सस्पेंड नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बोलता है यहाँ पर सारे रूल्स, ठीक है। तो वही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोग भी यहाँ पर 1 साल के लिए सस्पेंशन कर नहीं सकते। क्लियर हो चुका है ना? उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात की गई है कथक के बारे में। अब ये कथक के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है मैं आपको बताता हूँ।
काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं। आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ इंडियन आर्ट फॉर्म्स और इंडियन डांस फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक फेमस कथक डांसर है जिनका नाम है पंडित मुन्ना शुक्ला, जो कि आप लोग को यहाँ पर ये डांसर दिख रहे होंगे। इनकी डेथ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है, खासकर कथक, क्योंकि कथक के फेमस डांसर थे और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स किए हैं, जैसे डांस ड्रामा शान मुगल, इंदर सभा, आमिर खुसरो। तो इस प्रकार के अलग भी वर्क्स इनके थ्रू देखने को मिले हैं। प्लस इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डांस के अंदर बहुत ज़्यादा। इनको अवार्ड दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, साहित्य कला परिषद अवार्ड और उसका सरस्वती सम्मान। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक कथक डांसर थे, तो कथक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कथक चर्चा में आ चुका है और आपके डांस फॉर्म्स जो है वो एग्जैक्टली आपके सिलेबस का पार्ट है। कथक की जो शुरुआत है यहाँ पर आप देख पाओगे 15 से लेकर 16 सेंचुरी के आसपास हो गई थी, जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था। तो भक्ति मूवमेंट जब फैल रहा था उसी के साथ यहाँ पर 15-16 सेंचुरीज में यहाँ पर कथक भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद राधा कृष्णा की यहाँ पर आप कह सकते हो, जिसको हम लोग रासलीला बोलते हैं, वो चीज़ें हो रही थी। स्टोरी टेलिंग वगैरह की जाती है, कुछ कहानियाँ यहाँ पर दर्शाई जाती है इस डांस के माध्यम से। डांस में बहुत सारी मतलब अलग अलग जेस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आप कह सकते हो पूरी स्टोरीज यहाँ पर समझाई जाती हैं इस डांस की कला दिखाकर। अब यहाँ पर जो ये वर्ड कथक है, इस वर्ड कथक का मतलब यहाँ जो शब्द कथा है, कथा मतलब एक स्टोरी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की मदद से एक स्टोरी यहाँ पर समझाते हैं ये लोग अपने डांस में। क्लियर हुआ? जो ये कथक है सबसे पहली बार यहाँ पे परफॉर्म करा गया नदन इंडिया में, मतलब ऊपर वाले साइड के हिस्से में यहाँ पर सबसे पहली बार ये परफॉर्म किया गया था। और इसको परफॉर्म करते थे टेम्पल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे मंदिर वगैरह है वहाँ पर इनको परफॉर्म किया जाता था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और हमारे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो मुगल एम्परर्स थे और उनके जो नोबल्स थे, इनके अंडर में जो कथक है वो काफ़ी परफॉर्म किया गया, कोर्ट्स के अंदर जो परफॉर्म किया जा रहा था। जो फिर उसके बाद वाजिद अली शाह के अंडर में यहाँ पर आप कह सकते हो जो कथक है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली थी। तो इस एरा के अंदर कथक रेगुलरली ग्रो हो रहा था। अब कथक के डांस स्टाइल के बारे में बात करें तो बेसिकली एक सोलो परफॉर्मेंस है, एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर डांस करता है। ठीक है, जो ये डांसर्स हैं ये बीच में आप कह सकते हो पॉज भी करते हैं, प्लस उसके बाद इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि मूवमेंट के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनका जो फोकस है ना फुटवर्क पर होता है, मतलब पैरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा ये लोग यहाँ पर एंकल बेल्स पहनते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से एंकल बेल्स को यहाँ पर पैर में एक तरीके से घुंघरू पहने जाते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो इनको भी यहाँ पर पहना जाता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बोला गया जो इनका फुटवर्क होता है, जो भी यहाँ पर पैर का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे कथक डांस के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं तत्कार। ठीक है, तत्कार यहाँ पर एक फंडामेंटल फुटवर्क देखने को मिलता है। कथक यहाँ पर एक क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं इस कथक के अंदर, जैसे बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि कथक के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट डांसर्स देखने को मिलते हैं। जब हम लोग कथक की बात करते हैं तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छा है इसको समझने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे हाथ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कोई कहानी को समझाने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, और यहाँ पर एक्सप्रेशन से भरपूर यहाँ पर आईज आपको देखने को मिलती हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, एक फ्लोइंग ड्रेस देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर ये फ्लो करती हुई ड्रेस नजर आ रही होगी। ठीक है, ये फुटवर्क आपको इनका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप देख पाओगे घुंघरू वगैरह भी पहन रखे हैं, प्लस यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी आई कैचिंग होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स ये लोग पहनते हैं। ज्वेलरीज भी बहुत सारी पहनी जाती है, गहने वगैरह पहने जाते हैं, ये आप देख पाओगे इस पूरे कथक डांस के अंदर। तो इस डांस के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। क्लियर हुआ? हमने आप लोगों को कथक के बारे में बताया। अब उसके बाद क्या है, डांस स्टाइल के बारे में हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान रख सकते हो, देखो ये कथक भी क्लासिकल डांस है, प्लस और भी बहुत सारे क्लासिकल डांस होते हैं भारत के अंदर, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम ये आपको तमिलनाडु से देखने को मिलेगा, उसके बाद कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, सत्रिया असम से, मणिपुरी मणिपुर से, और मोहिनीअट्टम ये केरला से आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? और मैंने जैसा ये बताया कथक का इवॉल्वमेंट तेजी से हो रहा था जब भक्ति मूवमेंट भी तेजी से फैल रहा था। तो भक्ति मूवमेंट की चर्चा की गई है, तो भक्ति मूवमेंट का एक छोटा सा झलक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या था। भक्ति मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल आप देख पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये डेवलपमेंट है भक्ति मूवमेंट का, ये बेसिकली तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर स्टार्ट होना चालू हुआ था। उसके बाद ये जो मूवमेंट है 7 से लेकर 9 सेंचुरीज के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, हो क्या रहा था, एक टाइम पर जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, और फिर कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन बहुत फैल चुका था। ठीक है, जाति के आधार पर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एक टाइम पर। तो क्या हुआ, इस भक्ति मूवमेंट में यही काम किया जा रहा था। देखो जो भक्ति मूवमेंट है, यहाँ पर जो सेंट्स हुआ करते थे, सेंट्स क्या कर रहे थे, नॉलेज को फैला रहे थे। ठीक है, लोगों को शिक्षा दे रहे थे अपनी पोएम्स के माध्यम से, अपनी प्रीचिंग्स के माध्यम से। ठीक है, टीच कर रहे थे लोगों को।
और उसके बाद ये लोग सोशल रिफॉर्म्स भी लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर इनका मेन मकसद था कि हम लोग हिंदूज़ को यूनाइट कर सके, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज़ के बीच में कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर काफ़ी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी बड़ा भेदभाव क्रिएट हो चुका था। ये सब इन्वेडर्स ने करा था। तो यहाँ पर हिंदूज़ को आपस में यूनाइट किया गया इस पूरे भक्ति मूवमेंट के अंदर। और आप कह सकते हो जो भक्ति मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं मददगार रहा हिंदुइज्म को वापस से अपलिफ्ट करने के लिए, हिंदुइज्म को वापस से ये इसने उठाया है, ठीक है, और नॉलेज फैलाई है सभी में। उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट का मेन मोटिव ये रहा है, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ करता था, अनटचेबिलिटी देखने को मिलता था, लोग छूते नहीं थे यहाँ पर, जो अपर लोअर कास्ट के लोग होते थे, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इसके अगेंस्ट में भक्ति मूवमेंट में प्रोटेस्ट किया गया। और आप कह सकते हो कि ये मेन मकसद था कि जो भेदभाव वगैरह है इसको हटाया जाए और यहाँ पर जो हिंदूज है बेसिकली उनके अंदर एक यूनिटी को लेकर आया जाए। और भक्ति मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो आपको दो एक तरीके से देखने मिलेंगे। वो एक होते हैं नयानार्स, ठीक है, और दूसरे अलवर्स। नयानार्स कौन थे? जो कि यहाँ पर शिव जी के भक्त थे। और जो अलवर्स थे वो कौन थे? वो विष्णु जी के भक्त थे। तो आपको ध्यान रखना है, एक शिव जी के भक्त थे और एक विष्णु जी के भक्त थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो अलवर्स और नयानर्स थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो आपको इनका भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने काफ़ी हद तक नॉलेज वगैरह फैलाई है, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ये सब काम कब हो रहा था? जब इन्वेडर्स ने इंडिया को इन्वेड किया था। उसके बाद इन लोगों ने लोकल लैंग्वेजेस में यहाँ पर चीज़ें लिखी। फिर उसके बाद यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया और आगे फिर अलग अलग भाषाओं के अंदर भी चीज़ें आगे बढ़ा दी गई थी। मैंने आपको भक्ति मूवमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। आई होप आप लोग चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे। नाउ अब क्या है, इसी के साथ हम लोग करेंगे अपने लेक्चर को समाप्त, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सारे आर्टिकल्स अच्छे से सुने होंगे। अच्छे से सुना है तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है, बेसिकली मतलब मैरिटल रेप देखने को मिलता है। मैरिटल रेप के अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इंडियन पिनल कोड के कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है, उस सेक्शन का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो हम लोग लोकसभा के रूल्स देखते हैं, तो लोकसभा के रूल्स के हिसाब से जो यहाँ पर एमपीज हैं, ठीक है, उन एमपीज को सस्पेंड किया जा सकता है। और वो सस्पेंड करने के जो रूल्स हैं वो लोकसभा के अंदर कौन कौन से रूल आपको देखने को मिलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उनका नंबर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हाल ही में एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जनरल साइंस के अंदर, जहाँ पे बताया गया एक मीटियोराइट है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है मार्स से आया है। उस मीटियोराइट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्सिस्टेंस देखने को मिला है। आखिरकार उस मीटियोराइट का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का एक मिशन है। नासा बेसिकली यहाँ पर एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि एस्टेरॉइड बेनू जो है, एस्टेरॉइड बेनू से यहाँ पर क्या करना है, हम लोग सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान से यहाँ पर क्या करी जाएगी, खोज की जाएगी। तो उस मिशन का नाम क्या है, तो उस मिशन का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, जो वर्ड कथक है, ठीक है, ये जो कथक वर्ड है ये कथा से निकल कर आया है, ठीक है। कथा का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका मतलब बताना है। इन सभी के आंसर्स मैंने आप लोगों को आगे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग देख सकते हो, बट नहीं देखोगे खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओगे। और इन क्वेश्चंस को लगाने का ही मेन मकसद यही है कि आप लोग क्या कर सको, इस वीडियो को अच्छे से सुनो। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा पीडीएफ में आपको एक पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा चाइना के कुछ पोजीशंस को लेकर। तो वो आर्टिकल कुछ खास नहीं है, मैंने लगा दिया था लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो उसको आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो। कुछ लोकेशंस के बारे में चर्चा की गई है, वो सारी कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोकेशंस पर चाइना इंडिया के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।